नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। हमारे मंत्री प्रसाद लाल मीणा जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, डॉक्टर भंडारी जी, कुलदीप नांका जी और अखिल अरोड़ा जी, वैभव गहलोरिया जी, तमाम अन्य उपस्थित हमारे प्रिंसिपल साहबान, अधिकारीगण। सरकार बनते ही हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि निरोगी राजस्थान को कैसे हम आगे बढ़ाएं, निरोगी राजस्थान कैसे बने। और एसएमएच के वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोगों ने डॉक्टर देवी सेठी को, डॉक्टर सरीन और डॉक्टर मिस रेड्डी, जो अपोलो वाले डॉक्टर थे, सब आए थे। और हमने एक लॉन्च किया था कि कैसे निरोगी राजस्थान पे आगे बढ़े। और सरकार बनी थी, किया, सब कुछ तैयारी करी और कोरोना आ गया। तो कोरोना के अंदर पूरी तरह मैं समझता हूँ कि आप सबको धन्यवाद, बधाई है, आवाज व्यक्त करते हैं कि किसी ने कमी नहीं रखी। जितने आप लोग बैठे हुए हैं या उस वक्त थे, मेडिकल फ्रेटर्निटी के डॉक्टर, नर्सेज, मैनेजमेंट के लोग, मेरे ख्याल से ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में कि भीलवाड़ा तो मॉडल बन गया पूरे देश के अंदर। और ये मॉडल के हमने नहीं कहा, भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय के सचिव महोदय ने ही वहां मीडिया को कहा कि भाई भीलवाड़ा में जो मॉडल बना रहता है ना, वही मॉडल काम आएगा आगे। तो देश में भी, देश के बाहर भी चला गया, दुनिया भर में चला गया। तो राजस्थान का एक बड़ा मान सम्मान बढ़ा कि एक नई शुरुआत की है। और उस रूप में सबने, हमने विपक्ष को भी साथ लिया, धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग करी, एक्टिविस्ट एनजीओ से बात करी और पब्लिक का आह्वान किया कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कोविड का मैनेजमेंट भी, फ्री इलाज, 40,000 के इंजेक्शन भी फ्री लग रहे थे, सब कुछ अच्छा हुआ। उससे पूरे प्रदेश का, आप सबके कारण से और पूरे प्रदेशवासियों के कारण से मान सम्मान बढ़ा। और वही दिमाग में हमेशा रहा। पिछली बार सरकार थी हमारी 2008 से 13 तक, तब भी हम लोगों ने फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट शुरू किए थे। तब पूरे देश में ये चर्चा हुई थी। उसके बाद में सरकार चेंज हो गई और सरकार चेंज होने के बाद में इसकी बंद नहीं होनी चाहिए, बंद तो नहीं हुई पर कमजोर हो गई, मतलब ध्यान नहीं दिया गया। वापिस गवर्नमेंट हमारी बनी तो हमने उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए निरोगी राजस्थान की बात करी। उसके बाद में कोरोना के काल में तो आपको बता ही दिया। और बाद में हमने ये जो भामाशाह की योजना थी पहले, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने आयुष्मान भारत और भामाशाह दोनों को मिला के हमको कंबाइन किया, तो संख्या डबल हो गई लगभग बेनिफिशियरी की। तब भी हम लोगों ने उससे आगे बढ़ने का प्रयास किया और बजट के अंदर घोषणा की हम लोग 5 लाख की बजाय 10 लाख का बीमा करेंगे और साथ में आईपीडी ओपीडी फ्री रखेंगे अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर। और साथ में जो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसको फ्री करवाएंगे हम लोग। तो मुझे कहते खुशी है कि ये इतना बड़ा निर्णय है कि जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट की है कि आप इसको पूरे मुल्क में लागू करो, क्योंकि अब जमाना सोशल सिक्योरिटी का आ गया है और आना चाहिए। इतने महंगे इलाज होते हैं, हर गरीब आदमी जेब खाली हो जाती है, कर्जा लेता है, मकान बेचता है, गहने बेचता है इलाज करवाने के लिए। तो आज हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और जब कई स्कीम ला रहे हैं सोशल सिक्योरिटी की सभी वर्गों के लिए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे सेक्टर जहाँ पर सरकार को तवज्जो पूरी तरह देनी चाहिए कि इस प्रकार से लोगों को रिलीफ मिले पूरी तरह।
अनुभव ये भी कहता है कि अभी कोरोना की तरह स्थिति आती है तो उस वक्त में जो पब्लिक सेक्टर होता है जिसमें आप लोग बैठे हुए हो वो ज्यादा सेवा करते हैं, सक्सेसफुल। और प्राइवेट सेक्टर आप जानते हो कि उनकी स्थिति क्या है, इतने महंगे इलाज, और जब उस वक्त में मारामारी होती तो और ज्यादा उनकी रेट बढ़ जाती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉफिट का कोई काम नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से कानून की दृष्टि से यही है कि प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता उसमें से, इसीलिए वो पैसा जो है साइफन करते होंगे। जो भी तरीका है वो बहुत गलत हो रहा है, पर हो रहा है क्योंकि इसमें सोसाइटी बनाते हैं या ट्रस्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जिस पैसा बाहर नहीं निकल सके तो रास्ता निकाल लेते हैं बाहर निकालने का। वो एक अलग विषय, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा, पर बहुत ही गंभीर विषय वो भी है। और इसीलिए मैंने देखा बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली के अंदर जो दुर्गति हुई है कोरोना के अंदर, लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से भी, मैनेजमेंट की कमी से भी। लाइनें लगी हुई है बाहर, अपने कारों में और एम्बुलेंस में सो रहे मरीज, ड्रिप बाहर चढ़ रही है अहमदाबाद के अंदर। ऐसी स्थिति बनी। राजस्थान वो सभा के सारी राज्य रहा जहाँ पर कोई ऑक्सीजन कमीशन नहीं भरा। हमने पूरा जोर लगाया, भारत सरकार पे कोई कमी नहीं रखी सब तरह से, और जो कुछ ही करना था हमने किया। चार्टर प्लेन भी मेरे ख्याल से किया दवा लाने के लिए बॉम्बे से, एक दिन देरी क्यों हो। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ, पर वो बगैर आप लोगों के प्रदेशवासी थे, धर्मगुरु थे, जिनको हमने जो कहा खाना पहुंचाने काम था, पुलिस कांस्टेबल ने नहीं सेवा करी होती, क्योंकि सब लोग डरते थे कि मेरे खुद को भी कोरोना नहीं हो रहा है। पहली वेव में डर ज्यादा था, सेकंड वेव में ज्यादा लोग मरे पर डर कम हो गया। तो ये तमाम बातें हैं। आज जो आपको बुलाया गया, डॉक्टर भंडारी ने, वाइस चांसलर साहब ने बुलाया था, मैंने तो ये प्रोग्राम आपका जो इनकी मीटिंग थी उसको हाईजैक किया है। मैं इसी बहाने मैं सबसे मिल लूंगा, और जो हमारी थीम है ये आपकी चिरंजीव की, इस पर चर्चा कर लेंगे, थोड़ा आप लोगों को मोटिवेशन कर लेंगे। जिम्मेवारी प्रिंसिपल की बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए मैंने कहा भाई आप प्रोग्राम को चेंज करो, मैं खुद बैठ के बातचीत करूंगा, सीएस आएंगी, सब लोग बैठेंगे, तो आगे जाके आप लोगों की जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और बढ़ी हुई जिम्मेवारी पहले से ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एमसीए की, एनएमसी की, जो नया पहले एमसीआई थी अब एनएमसी है, बड़ी बदनाम थी वो एमसीआई इनकी, और मेरे ख्याल से भगवान करे एनएमसी बदनाम नहीं हो। पता नहीं क्या हालात है, अभी तो खबरें थोड़ी बहुत आने लगी है, टाइम बताएगा कि ये बदनामी से बचेगी या एमसीआई की तरह ही रहेगी, तो टाइम बताएगा। तो कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं राजस्थान मॉडल बने देश के अंदर, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। वो तब होगा तब जो बातें आपने करी है, डॉक्टर भंडारी ने, वैभव गहलोत ने जो प्रेजेंटेशन दिए हैं, और आप लोगों ने खुद ने विचार प्रकट किए हैं, हम सबको मिला के कैसे हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, उसमें सब बात आ जाती है। गाइडलाइन भी आ जाती है, एनएमसी ने जो गाइडलाइन दी है नई वो भी आती है, हमारे खुद के जो विचार हैं वो भी आते हैं, किस प्रकार से हम इसको लोगों को राहत पहुंचाएं। मेडिकल कॉलेज बनना एक बात है, वो तो बन जाएंगे, डॉक्टर भी आ जाएंगे, टेक्निकल चल जाएगा। हालांकि उस पर मेरा कई बार एतराज रहता है कि आपके जब एमएमआईसी के, एमसीआई के लोग आते थे, अब भी एनएमसी के आते होंगे लोग, तो आप बताइए सरकारी अस्पतालों के अंदर भी भेजना पड़ता है प्रोफेसरों को या एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को। क्या बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। वैभव गहलोत जी, आप सोचिए इस बारे में कि इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। उदयपुर में आ रही टीम तो जोधपुर से, अजमेर से भेजो वहां पे डॉक्टरों को, ये लगे नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसको बदलना चाहिए, नौबत नहीं आए, और इसके लिए कुछ करना चाहिए। फाइनेंस और वैभव जी मिलकर कुछ करें, कुछ और भर्ती करना तो करें, कुछ भी करें, पर ये आप अगर प्राइवेट सेक्टर को क्यों दोष दें हम लोग, जब खुद ही हम ये काम करते हैं। तो ये तमाम बातें बंद होनी चाहिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो 33 जिलों में 30 जिले में बन रही है कॉलेजेस,
दो का वो कह के गए मिस्टर गौतम अडानी, तो वो तो इतना बड़ा प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा तो पूरा होगा, तो 2 जिले और कवर हो जाएंगे, 1 जिला और कोई जुगाड़ करेंगे उसका भी। तो 33 जिले में ये कॉलेज बन रही है आपकी, और कॉलेज बन रही है एक प्रकार मेरे वो राम में क्या क्या कब राजमेश। तो मान लीजिए सोसाइटी कुछ भी है पर सरकारी है एक प्रकार से, तो अगर वहां पे स्टैंडर्ड नहीं हुआ कायम और खाली वो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज कहलाई, तो राजस्थान के लोगों को देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहां जो निकलेंगे बच्चे एमबीबीएस करके या आगे कोर्स करके, उसका लेवल क्या होगा। तो हम सबकी मॉरल जिम्मेवारी है कि हम इस प्रकार की कॉलेज को स्टैंडर्ड बढ़ाएं, जिससे कि वहाँ के जो बच्चे निकले एमबीबीएस करके, एमडी करके, डीएम करके, जो भी निकले, मैं समझता हूँ वो उस रूप में निकले, उस ढंग का उनको कोर्सेज, उन ढंग की पढ़ाई हो, उन ढंग के डिसिप्लिन मेंटेन हो, जो आपने प्रोटोकॉल कायम किया है वो सब लागू हो, कैसे उनको व्यवहार करना है मरीज के साथ में, किस प्रकार से अप्रोच रखनी है, सब कुछ है। तो उस स्टैंडर्ड की कॉलेजेस आने वाले वक्त में बने, उसकी अपील मैं आप सबसे करना चाहूंगा, इसलिए आपको तकलीफ दी है। जो 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की है वो सालों से चल रही है, 30-40 साल हो गए, उनकी अलग बात है। तो अब आपके साथ में जो आपको जोड़ा गया उनके कॉलेज के साथ में, आपका उनका रिश्ता इतनी एफिनिटी का होना चाहिए आपस के अंदर कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कोई बात बताएंगे उनको या तकलीफ बताएंगे तो वो हमारी हल करेंगे। और जिनको जोड़ा गया मेडिकल कॉलेजेस को, उनकी जिम्मेवारी है वो 3 कॉलेज जो ली है, मेरे ख्याल 3 ली अभी, 3 कॉलेज ली है और बाद में बढ़ सकती है जैसे कॉलेज बनेगी, उनको वो किस रूप में गाइड कर सकते हैं या उनके अपने अनुभवों का लाभ दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को भी एक्शन कर सकते हैं, वहाँ जाए डॉक्टर, ट्रेनिंग हो जाए उनकी, कुछ डॉक्टर यहाँ आ जाए बड़े अस्पताल में जो गवर्नमेंट का पुराना, वहाँ उनकी ट्रेनिंग हो जाए, ओरिएंटेशन हो, कुछ भी हो। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम चाहेंगे कि स्टैंडर्ड जो आपका है नई कॉलेज का, वो भी जितना जल्दी हो तब पिकअप करें। अगर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा और मैसेज भी गलत आएगा, नाम आती कॉलेज क्यों खोली है, या उनमें जो निकलेंगे डॉक्टर अगर उनकी शिकायत आए तो लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे। यूपीए गवर्नमेंट वक्त पे स्कीम शुरू हुई थी, फॉर्चुनेटली एनडीए गवर्नमेंट उसको बंद नहीं किया, उसको आगे बढ़ाया, इसलिए आज ऐसी स्थिति में अपन है कि कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेरा मानना है कि जो हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाकी काम तो मान लो पीएचसी, सीएचसी सब सेंटर के तो अलग है, उसके लिए अलग बात हम लोग करते रहते हैं रिव्यू मीटिंग में। वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सबको कैसे उनको मेडिकल सर्विस मिले, गांव तक में आना नहीं पड़े उनको, कस्बों में भी और जिले के अंदर भी। तो सिस्टम ऊपर से नीचे तक अगर मेडिकल ठीक होगा तो आज जो एक माहौल बना देश के अंदर कि राजस्थान ने बहुत बड़ा जंप किया है, मेडिकल कॉलेज खोल रही है जिले के अंदर और साथ में चिरंजीवी योजना भी लागू कर दी गई है, जिसमें ऑक्सीजन का बीमा भी 5.5 लाख का, आप सबको तो मालूम होगा, होना भी चाहिए, और किस प्रकार से हम उसको लागू कर सकते हैं। अब बात रही जो इम्प्लीमेंट करने की योजना को, उसमें आप लोग खुद अपने अनुभव बता रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आप लगातार सुधार करते जाएंगे। छोटी छोटी बातें जो होती है वो इतने बड़े फैसले के बाद में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद में अगर मान लो तकलीफ आए, दवाएं बाहर से आ रही है, जो भी मंत्री जी भी बोल रहे थे और काफी खबर आती रहती है, तो मैं समझता हूँ कि हर छोटी बात को आप लोग ध्यान देंगे तब जाकर के एक ऐसा मैसेज जाएगा। अभी मैं गया एसएमएस के अंदर, जब मैं जा रहा था गाड़ी के पास तो मैंने कुछ बात की, वहाँ जो आए हुए थे पेशेंट के अटेंडेंट वगैरह, एक स्वर में सब बोले बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा फ्री इलाज हो रहा है। और मैं गया 2 महीने पहले तो उन लोगों ने शिकायतें भी करी। तो अब धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मेरी भी कोशिश है कि मैं कोई जिले में जाऊँ दौरे में
तो मैं अचानक चला जाऊँ आपके वहां पर, आपसे मिलना भी हो जाएगा, आपके साथ चाय पी पाऊंगा, और साथ में मैं देख भी लूंगा कि मरीज लोग क्या कह रहे हैं, जो बाहर भी जाए खड़े रहते हैं अटेंडेंट वगैरह, थोड़ा एक फीडबैक मिलेगा। मंत्री जाएंगे, मैं जाऊंगा, कोशिश करेंगे कि ये योजना जो है कम से कम इसमें राजस्थान का नाम अगर नंबर 1 होता है देश के अंदर, उसका भी असर पड़ता है। इस प्रकार से मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये सब बातें यहाँ हुई है मेंटेनेंस की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे नवीन मांझी जी को, महाजन जी को मैं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेवारी आज के बाद शेष आप शायद ऑर्डर निकाल दें कि पहले मतलब ये इनका ही काम है, ये कोई वहां पे अभी तक तो ये सिस्टम ये है कि डिमांड पे आप काम करते हैं, भाई हमारे आपकी हमारी तकलीफ है तो वो एस्टिमेट बनाएंगे करेंगे, उल्टा चलें। जब प्रॉपर्टी आपकी हो और आप उसकी कैसे देखभाल करो, उन ढंग से चलोगे तब जाकर के ये काम उनके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, दोनों मिलकर करना, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। पर इतना आप टॉयलेट है, सफाई का काम है, वो जो मेंटेनेंस का काम है, दीवारें गिरती है, कई बार खबर आती है प्लास्टर ऊपर नीचे पड़ गया, लग भी गई दोनों के साथ, कल डेथ भी हो गई थी बाड़मेर वगैरह में कहीं पर, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो जोधपुर में तो बहुत दुर्भाग्य है कि मतलब अगर गवर्नमेंट अस्पताल में डेथ इसलिए हो जाएगा छत से प्लास्टर गिर गया जो भी है, तो टोटल जिम्मेवारी आपकी होगी मेंटेनेंस की। आप अपनी वॉल कोड में डाल दीजिए, अखिल अरोड़ा निकाल दीजिए, ठीक है, बोलो रखो, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये जाने के काम क्या है, क्या से पैसा लाए क्या करे, ये काम वित्तीय प्रबंधन का काम है। पर काम जो है, जब हम दवाएं फ्री दे रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं, और फिर वहां पर अगर छोटी छोटी सफाई भी नहीं है, गंदगी है, बाथरूम पे जा सकता आदमी, बताइए क्या बीतती है मरीज पर बेचारे पे। मैं तो देखता जाएगा वहां पर, मेरा खुद का अनुभव हो गया कि हो सकता है मुझे इसीलिए वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे स्टडी भी लग गया, मुझे भर्ती होना पड़ गया, मेरा अनुभव बढ़ गया ऐसा इसका भी। तो मैं कहना चाहूंगा कृपा करके आप इस काम का हाथ में लो और तरकीब से अपने को इसको। दूसरा, ये गंदगी करते रहते लोग, बाग भी जाते हैं, थूकते हैं, जर्दा बीड़ी को लेते रहते हैं, उसके लिए बोर्ड लगे वहां पर, फाइन का सिस्टम करें आप लोग। मेडिकल कॉलेज वाले 5,000 जैसा फाइन लगाए डराने के लिए कि 5,000 से 2,000 ज्यादा तो मत करोगे तो छिद्र रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। अगर 2,000 1000 का ही करें, 1000 ही बहुत होता है, 1,000 का फाइन लगेगा। मान लो आप ये अगर लिख दो, बोर्ड लगा लो, और आपके जो वहाँ पे गार्ड वगैरह होते हैं, थोड़ा उनको एक बार 1-2 बार उनको पूछ लेंगे, भाई आपको फाइन लग रहा, आप बताइए, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। इतनी गंदगी कर देते वो लोग भी कि कहाँ का सफाई करें आपके लोग। तो ये बात जो है मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। एक लाइन में लगने वाली बात बहुत बुरी है, बात तो आपने किसी ने कहा था अभी, वो कम से कम कैसे हो, आप खुद नवाचार करो, अपने अपने कॉलेज में कंपटीशन करो। आप सब लोग जो नए कॉलेज खुले हैं उनमें आपस में कंपटीशन होना चाहिए। पहले मैं कह रहा आगे स्टूडेंट मेंटेन करने में आगे बढ़ूँ, मैं समझता हूँ इस दिशा में भी आपको आगे बढ़ना चाहिए और छूटना चाहिए। क्या है एक जो जनरल शिकायत रहती है बेड शीट की और बेड वो क्या बिस्तर की, इतने अच्छे काम होने के बावजूद भी इतने बिस्तर गंदे पड़े रहते हैं। तो कई बार दवाइयाँ ड्रिप चढ़ती है करती है, वो भी कारण है। पर इतने मतलब गंदे और घटिया मतलब वो बिस्तर होते हैं, बेड शीट नहीं आती है, नहीं थोड़ा सब जगह ठीक थोड़ी हुआ कुछ राजस्थान भर में। तो उसका वो भी देखे आप, उसका अगर मान लो ठीक है, इसके बाद ठीक हुआ, सब जगह ठीक, अच्छी बात है, ठीक हुआ तो ठीक होना चाहिए। मतलब उसका एक तरीका, एक हमारे एमएलए है वहाँ आपके मित्र, आपके जिले के, वो हुडला, उसने नवाचार किया है कि हर दिन नया कलर का वहाँ वो बेडशीट लगाते, क्या बेड लगाते बेडशीट, उससे उनको बदल नहीं मालूम पड़ जाता आज बदली क्यों नहीं है, उन्हें बदलते नहीं, 5 साढ़े 10 दिन उन्हें बदलते हैं। तो आप कुछ नवाचार कीजिए कि आपकी बेड शीट बदली जाए। कम से कम पेशेंट की बीमारी भी तो आप जानते हो कि इन्फेक्शन से ताल्लुक रखती है,
दुनिया के मुल्कों में आप आईसीयू में नहीं जाने देते हैं, इसलिए कि मतलब इन्फेक्शन रहेगा। हमारे यहाँ तो जूते पहन के जा रहे हैं लोग बाग, कई बार तो नेता लोग आते हैं तो साथ में घुस जाते हैं, सपोर्टर घुस जाते हैं, फॉलोवर्स। रोक लगाओ मंत्री जी आप उस पर। नहीं मालूम है, उससे काम नहीं रहता। आप एलो ही नहीं करो, कोई मंत्री जाए, मुख्यमंत्री जाए, कोई साथ में नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये मीडिया वाले, आप कैमरा वाले और फोटोग्राफर आपके जाते हैं अंदर, उन पे रोक लगाओ आप। कोई ये तो आपके उसमें आना चाहिए, आपके वैभव जी, आप इसको अपने सर्कुलर में डालोगे, कोई मतलब ये मीडिया वाले और अंदर नहीं जाए वहां पर। मीडिया वाले तो वही आते हैं, अंदर घुस जाते हैं, एक साथ में फोटोग्राफर, कोई किसी को देख रहे जाओ तो उनकी न्यूज बनती है। तो कुछ तो वो मेरी मरीज के इंटरेस्ट देखो, जिससे मिलने जा रहे हो उससे मिलने जा रहे हो, वो तो खुश हो रहा है मेरे से मिलना आगे था, और बेचारे बाकी मरीज है वो क्यों तकलीफ पाए इन्फेक्शन से, उनके क्या कसूर है। तो ये बातें जो है मैं समझता हूँ आप लोग ज्यादा मुझसे अनुभव रखते हो, उनका आपको देखना है। मैं तो खाली कुत्ते, मेरे दिमाग में बात आ रही, मैं बता रहा हूँ आपको। और एक कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं बनाया आप लोग अपना? इसी में ये बात आ जाएगी आपकी, कहाँ कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए, कहाँ थूकना करना जो भी है। तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो अस्पतालों के अंदर, एक नई शुरुआत करो जिसके अंदर मतलब कम से कम पब्लिक को लगे भाई मैं आया हूँ तो मुझे सुकून मिल रहा है यहाँ पे, मैं किसी को देखने आया हूँ तो अच्छी बात है। पर वो तो जाए, वो तो खुद टेंशन में। इतनी सीटें बढ़ गई एमबीबीएस की, डीएम की, एमडी की, इतनी सीटें, इतना बड़ा जंप हुआ है, तो क्रांति है एक प्रकार से। आप और हम लोग 10-15 साल पहले बताओ कभी सोचते थे क्या भाई ये इस प्रकार के बदलाव आएगा? 100 सीटें 50 सीटें होती थी मेडिकल कॉलेज के अंदर, आज आपके पूरे कंट्री के अंदर इतना बड़ा जंप हुआ है। मेडिकल की तरफ ध्यान गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, राज्य सरकारों के ध्यान गया है, इसलिए आप सब प्रिंसिपल बन पाए हो, वरना 5-6 अस्पताल होते तो कैसे प्रिंसिपल बनते? अब आप जिम्मेवारी आप जो है इसको निभाओ आप लोग। तो बहुत रिवोल्यूशन है, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो गया है। तो मेरा आपको यही आह्वान है, मेरा रिक्वेस्ट है, रिसर्च का काम है, करते ही नहीं हमारे वहाँ। ये आपके 6 अस्पताल है गवर्नमेंट, वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे उससे पैसे जमती है, पेपर आउट करते हैं आप लोग। पेपर अमेरिका में पेपर निकालना कंपल्सरी होता है, कौन निकालता है? कोई बहुत कम लोग निकालते होंगे। ये कुछ बातें ऐसी होती है जो खुद की लाइफ में एक सुखद अनुभव मिलता है। हाँ मैंने ये पेपर पब्लिश करवाए मेरे, होता नहीं है, रिसर्च नहीं होती है। इसीलिए अमेरिका वगैरह इतने आगे निकल चुके, हम पता नहीं कब पकड़ पाएंगे उनको, 50 साल नहीं पकड़ पाएंगे। आज रिसर्च कहाँ हो रहा है? उन मुल्कों में हो रहा है, हम तो उनको फॉलो नहीं कर पाते पूरी तरह से, और इसलिए वो अमीर बनते जा रहे हैं। दवाएं जो भी मोनोपोली उन लोगों की है। टेलीमेडिसिन खाली सुनने में अच्छा लगता है, टेलीमेडिसिन सुनने में अच्छा लगता है, कोई कहीं टेलीमेडिसिन नहीं है। इक्का दुक्का छोड़ दो भले ही, इतना अच्छा कंसेप्ट है ये। आज आप देखिए मीटिंग कर रहे हैं अपन लोग, आप अगर यहाँ नहीं बैठे होते तो जिला कलेक्टर के पास बैठे होते तो मीटिंग हो जाती है आपके हाथ में। कितना बड़ा रिवोल्यूशन है ये। अब टेलीमेडिसिन आराम से हो सकता है सक्सेसफुल, उसकी तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। जो कर सकते हो तो करें, जो आप में से जो नवाचार करना चाहेंगे आगे आएंगे, ये सब बातें डिपेंड करती खुद की रुचि पर। प्रिंसिपल बनना एक बात है, और उसकी जो ड्यूटी है, उसकी जो कर्तव्य है, उसकी जो सोच है, उसकी जो नवाचार करने की जो नेचर है, वो दूसरी बात है। वो आपके ऊपर है कि आप खुद अपनी जिंदगी को किस प्रकार से इसके लिए समर्पित करते हो, इस प्रोफेशन के लिए, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात तो बहुत बड़ी बात है, सब जगह हो नहीं सकता, पर जो रिट्रीव करते हैं ऑर्गन को अस्पतालों में, जो रिट्रीव कर सकते हैं, सब जगह तो प्लांट नहीं हो सकता, पर जो निकालने वाला प्रोसेस है वो धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश करें, उसका ही फायदा मिलेगा लोगों को। ग्रीन कॉरिडोर के लिए मुझे पूरी जरूरत नहीं है। अभी मैं की मीटिंग बैठा था, आगे मुझे कोई पूछा था ग्रीन कॉरिडोर बनाने जाते हैं उदयपुर से जयपुर तक का था 3 जिले, मुझे पूछने की जरूरत नहीं मुझे।
आप इतना कर दीजिए और आप ये सर्कुलर भिजवा दीजिए एसपी को सबको कि कोई मांग आएगी अस्पतालों की तो उनकी ड्यूटी है एसपी कलेक्टर की, वो खुद ही आदेश जारी करवा दे ऑपरेशन के अंदर, कमिश्नर होता है वहां पे वो कर दे। ये ऐसी बात होती है टाइम लगता है, अब पूछा पूछे में टाइम लगोगे तो वो कैसे आप निर्णय करने में टाइम लग जाएगा तो फायदा क्या रहेगा। वो देखे आप लोग कैंसर का मामला आपने बताया, वो तो मैं समझता हूँ कि अब जयपुर और कई जगह बीकानेर वगैरह काफी आगे बढ़े हुए हैं, पर ये बीमारी बहुत अभी तक भी खतरनाक ही है। वो कैंसर ट्रेन चल रही है वहां बीकानेर में तो पंजाब से। अब इसकी वो रिसर्च नहीं हुआ आज तक, कहते तो ये है भाई गंदा पानी आता पंजाब से या पता नहीं क्या होता है, इसलिए रिसर्च तो हो उसकी कि वास्तव में किन कारणों से पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा कैंसर है। ज्यादा कैंसर मेरे ख्याल में पश्चिमी राजस्थान की तरफ है, बीकानेर जोधपुर और मेरे ख्याल में आगे के भूभाग में आते कि आप इसी तरह बैठे आप देखो। हाँ सर, आपके निर्देशानुसार हमने राजस्थान में कैंसर रजिस्ट्री शुरू कर दी सर, और वो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के माध्यम से किस भाग में किस तरह का कौन सा कैंसर है, मैं सोचता हूँ अगले कुछ ही महीनों में सर हम ये डेटा आपको प्रस्तुत कर पाएंगे सर। हमारा रिसर्च ऐसी हो साइंटिफिक ढंग से हो जो मतलब एक पोस्ट कोविड प्रॉब्लम, अब मुझे पता नहीं अभी टाइम नहीं है मैं सुनूंगी आपके क्या अनुभव है, पर पोस्ट कोविड प्रॉब्लम 20-30% लोगों को हो रही है, उसमें मैं भी एक हूँ। डॉक्टर श्रेयान ने तो लेक्चर पूरा दे दिया इसके ऊपर जो यूट्यूब पे मेरे ख्याल अभी भी होगा। तो ऐसे कई डॉक्टर जो बात करते हैं वो कहते हैं 20-30% लोग होते, सबको नहीं होती है, होती होंगे किसी फटी किसी के मेरे हार्ट का हुआ मान लो तो वही पोस्ट कोविड मान रहे हैं डॉक्टर बैठे यहाँ। पिंजर साहब बताइए सबको। हाँ सर, ये ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हो रही हैं सर, एंड हार्ट भी उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है सर। इनफैक्ट अभी एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें कि वो पेशेंट जिनको कि कोविड के दौरान ज़्यादा इंजेक्टेबल दवाई दी गई या जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ी, उनमें ये देखा गया है, हालांकि उस दौरान जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको कोई हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब बाद में उनका फॉलोअप किया गया और उनको जब उनका एमआरआई किया गया तो कार्डियक एमआरआई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि पता लगता है कि हार्ट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। सो इन पेशेंट्स को जब फॉलोअप किया गया 6 मंथ तक फॉलोअप लिया सर, और उसकी स्टडी भी पब्लिश हुई है अभी सर, इकोकार्डियोग्राफी उसमें जर्नल में पब्लिश हुई, इंटरनेशनल जर्नल में। उसमें पाया गया कि एमआरआई में जो पहले नहीं थे फाइंडिंग्स वो बाद के फॉलोअप एमआरआई में आए हुए हैं। तो इट शोज के कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है। कई बार वो क्लिनिकली मैनिफेस्ट होता है, जैसे कुछ लोग को हुआ है, कई बार नहीं मैनिफेस्ट होता है सर। सो ये एस्टैब्लिश फैक्ट है सर, 6 मंथ तक के फॉलोअप में आया सर। ये कोई साल भर तक इफेक्ट रहता है, वो फॉलोअप स्टडी सर 6 मंथ्स की है सर जो पब्लिश हुई है सर। कई मेरे ख्याल से इसकी तो आजकल तो काफी आर्टिकल आ गए होंगे अमेरिका में भी, अब तो वर्ल्ड ओवर आ गए होंगे पूरी दुनिया में। कोविड पूरी दुनिया में हुआ था तो पूरी दुनिया के आर्टिकल देखो आप लोग मालूम करो। हम तो मेरा इंटरेस्ट इतना ही है कि कम से कम रास्ता पब्लिक को मैं एजुकेट करूँ। मैं मेरे फेसबुक पे मेरे ट्विटर में डालता रहता हूँ जो कोई मेरी खबर मिलती है, किसी बहाने कुछ लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। अब गाँव में हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं। अभी एक लड़का लड़की मर के डांस कर रही थी जम्मू के अंदर 15 दिन पहले, डांस करते करते गिर गई जगह तो डांस कर रही होगी, मर गई वो। अभी 10 दिन पहले के कोई एंगेजमेंट था लड़के लड़की का, डांस कर दोनों डांस कर रहे थे, लड़का मर गया अभी 10-15 दिन पहले। 2-4-5 केसेस आ गए। अब उतने कुछ कहते हैं पोस्ट कोविड के कारण हुआ, तो भगवान जाने क्या है, पर आप लोग डॉक्टर हो, आप लोग बताओगे। तो पब्लिक को एजुकेट करना काम तो हमारा है ना, कि वास्तव में ये प्रॉब्लम तो मेरा आप ध्यान तो रखें। मेरे प्रॉब्लम वही थी डॉक्टर साहब, तो मेरे तो बैक में पेन था, बाद में मेरा सामने आया पेन जो हार्ट के। आपको ट्रेडिशनली सुनता है बचपन से, हार्ट अटैक का मतलब लेफ्ट हाथ में पेन होना, यही बात है सर। लेफ्ट में सर, लेफ्ट के अलावा कोई बात सुनी नहीं हम लोगों ने तो। और अब आप बताइए, मेरे बैक में अभी मुझे 1 महीना पहले कोई मिला, वो कह रहा मेरे बैक में पेन था और मेरे हार्ट वो स्टेंट लगा। तो ये जो नई थ्योरी आपने मुझे कहा था आजकल कहीं भी पेन हो सकता है सर। पेन जॉ से राइट में हाथ में मेरे पेन आया थोड़ा बहुत सर, जबड़े से लेकर नाभि तक कहीं भी पेन होगा तो उसको हार्ट का पेन माना जा सकता है सर।
पहले लोग नहीं कहते थे ना। पहले सर अब ये नए तरह के सिम्टम्स, मतलब पहले एक डॉक्टर बैनर्जी था जोधपुर के अंदर, सर 40 साल पहले वो कहते थे अगर अंगुली में तकलीफ, अंगुली में दर्द आए तो हो सकता है वो हार्ट का पेन हो। पुराने डॉक्टर भी अपना अनुभव अलग रखते हैं, वो उस वक्त क्या करते थे मतलब। जी सर। और अब तो सिद्ध हो गया कि मतलब कैसे हो। खैर ये तो बातें मैंने राइट लेफ्ट कर दिया। तो अब आपको मैं यही कहना चाहूंगा, यूनिवर्सल हेल्थ की जो सोच हम लोगों की है, राइट टू हेल्थ हम बिल पेश किए असेंबली के अंदर, कुछ प्राइवेट वालों ने विरोध किया उसका, तो उसको रोक दिया, सेनेट कमेटी भेजा गया है। तो प्राइवेट वालों को भी आपके जो दोस्त लोग होंगे वो समझाना चाहिए कि भाई आप लोग मानवीय दृष्टिकोण रखो, अपना भी ये कुछ बिजनेस करते हो, कॉमर्शियल अच्छी बात नहीं है, और उसमें आपकी ड्यूटी है कि आप कोई एक्सीडेंट हो जाए, मान लो बाहर का भी आदमी आए किसी राज्य का, एक्सीडेंट राजस्थान हो गया, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उसका इलाज करें? एक बार भर्ती नियरेस्ट अस्पताल में होगा वो, उसमें उनको तकलीफ क्या हो रही है, उसका विरोध कर रहे वो लोग। कुछ तो इतना पैसा कमाते, कुछ तो आगे आना चाहिए उनको। तो उसके लिए भी कुछ जो अपना एक्ट आ रहा देखो उसको, और कोई रेगुलेशन क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में लूट करने की छूट नहीं दी जा सकती है। लूट मचा रखी उन लोगों ने, चलो देखना पड़ेगा उनके कितने खर्चे आ रहे हैं, कितना उनकी फीस लेते हैं मेडिकल कॉलेज वाले। आप डॉक्टरों के बेटे बेटी जाते तो पीठ मांग लेते हैं वो लोग, मेरे ख्याल से एमडी और मांग करते हैं। आप क्या क्या होता है पीजी वगैरह, उसमें आपके क्या 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ लगते हैं। मतलब एक ऐसा माहौल बन गया है कि ये तो कॉमर्शियल धंधा हो गया आपका। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रही है, यूनिवर्सिटी बना लेते वो लोग, वो पूछ नहीं सकता। इस सब बातें देखनी पड़ेगी कि इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। कोई कोई तरीका करते करते सुप्रीम कोर्ट ही थक गया। 80 के अंदर मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के गया था, तब सुप्रीम कोर्ट का एक चल रही PIL, कैपिटल फीस नहीं होनी चाहिए, उसमें लाख 1.5 लाख होती थी जमाने के अंदर। वही महाराष्ट्र में, कर्नाटक में होती थी अपने, तो मैंने बाद में अलाउ गया मेडिकल कॉलेजेस को। और मुझे याद है उस वक्त में जो है वो होती थी 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख ऐसा कुछ था, तब भी वो रोकने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट को पूछो, वो 1 लाख की अब कितनी हो गई, 50 लाख हो गई, 1 करोड़ हो गई, और पूछ कैसे करो तो आप 2 करोड़ पता नहीं ज्यादा भी हो सकती है। डॉक्टर बोल नहीं रहे हैं क्योंकि इनके डॉक्टर लोग ना रहेंगे कि वहाँ डॉक्टर भंडारी क्या भूल गया मीटिंग में, पर हालात बड़े खराब है। तो मैं समझता हूँ कि इसको जरा देखना चाहिए अपने को कि क्या करें क्या नहीं करें। कम से कम मानवीय दृष्टिकोण सब काम करना चाहिए, मेरा मानना है। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी में हम लोग जोर दे रहे हैं कि जहाँ तक संभव हो लोगों को राहत मिले। कुछ महंगे के जमाना, बहुत भयंकर महंगाई है, तो कम से कम मेडिकल साइड से एजुकेशन में कुछ तो राहत मिले। तो मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपने मेडिकल कॉलेज को हर तरह से उसको ऊपर लाने के लिए। एल्बर के जो प्रिंसिपल में बैठे हैं, वो मैं मेरी स्लिप भूल गया, इधर मिल नहीं रही मुझे। आपने जो कहा था उसको देखेंगे उसको कि क्या कर सकते हैं उसमें। आपने तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ पॉल्यूशन से है ना सर वो? उसको आपने एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया होता, आपने अच्छा किया। दूसरा आपने कहा कॉलेज फैक्ट्री के बीच में है, बहुत प्रदूषण होता है। यस सर। इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो जो सुझाव दिए सब नोट किए गए हैं, मैं समझता हूँ उसको हम लोग ध्यान देंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप सबसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आप सभी के लिए लंच का आयोजन किया गया है, तो मैं सर के बिहाफ पे आप सभी को इनवाइट करती हूँ कि आप उस लंच में आप सभी पधारें। आइए, स्वागत है सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। RJ टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।